हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी डिटेल में बातें करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग की। आप चाहें तो निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं, आप चाहें तो चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हम जो राष्ट्रीय स्तर का जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। कई सारी बातें करेंगे दोस्तों, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, और भी कई सारी बातें आज की इस वीडियो में की जाएंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य बातें हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो इसको समझ लेते हैं, फिर आगे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ये जो चुनाव आयोग है दोस्तों, निर्वाचन आयोग है, ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, भारत के संविधान में इस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का जो भी निर्वाचन है, इसके संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मतलब संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इसकी जो जिम्मेदारी होगी इसमें निर्देशन देने की, संचालन की या इसके नियंत्रण की, तो वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो इस तरह ये जो चुनाव आयोग है दोस्तों, ये जो निर्वाचन आयोग है, ये एक अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के स्तर की एक संस्था है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों दोनों राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो पंचायतों और निगम, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर पालिका वगैरह के जो चुनाव होते हैं, वो नहीं करवाता है। जो भारतीय चुनाव आयोग है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर, वो नगर निगम और पंचायतों के चुनाव की व्यवस्था वो नहीं करता है। इसके लिए जो संबंधित राज्य हैं, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, तो उनके द्वारा पंचायतों और निगमों के चुनाव करवाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे बात को समझिए आप, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये पंचायत और निगम के चुनाव की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है पंचायत और नगर निगम के चुनावों से। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की संरचना की। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग है, इसकी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। ये एक स्वतंत्र और एक स्थायी निकाय है दोस्तों। ठीक है, भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसमें निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए हैं, तो अब हम इसको समझ रहे हैं। देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग है, ये जो चुनाव आयोग है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और कुछ अन्य आयुक्त भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में ये स्थिति है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये पहली व्यवस्था हो गई, एक उपबंध है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक एक लाइन हर एक पॉइंट को आप समझते चलिए यहाँ पर। इसके अलावा और भी प्रावधान किए गए 324 अनुच्छेद 324 में, जैसे कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। तो अगर मान लो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त ही ना किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है, तो फिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों, फिर वो अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा निर्वाचन आयोग में। ये वाला पॉइंट आपको अभी आगे क्लियर होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह
निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो राष्ट्रपति है वो कुछ मतलब दूसरे प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है, ताकि जो निर्वाचन आयोग है उसकी कुछ सहायता हो सके। ठीक है, उसकी सलाह पर ही करेगा। देखिए, निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो राष्ट्रपति है वो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, ये बात है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें व पद अवधि कि उनका कार्यकाल कितने समय का है, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। हो सकता है कुछ पॉइंट अभी आपको क्लियर नहीं हो रहे, बस आप वीडियो एंड तक देखिए, सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको समझाए जाएंगे। अब यहाँ पे बात समझिए। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह फिर हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों। निर्वाचन आयोग की हम संरचना की बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की क्या संरचना है, तो इसमें आपने यहाँ पे ये देखा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 है, तो वो उसने कई सारे प्रावधान किए हैं निर्वाचन आयोग की संरचना से संबंधित, इससे संबंधित कई सारे प्रावधान किए हैं। पहले तो ये हो गया कि निर्वाचन आयोग की जो संस्था है उसमें कौन कौन शामिल है, तो उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य आयुक्त भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, अन्य आयुक्त भी हो सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। लेकिन दोस्तों 1950 से लेकर 1989 तक केवल निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य होता था, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, बस वही होता था। तो आप यूँ कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था उसमें केवल एक सदस्य होता था। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा मतलब प्रावधान ये है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसके अलावा जब यहाँ पे कहा गया है कि अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, क्योंकि अभी देखिए जरूरी तो नहीं है कि अन्य नियुक्त जो अन्य आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी भी नियुक्ति हो। हालांकि प्रावधान किया गया, लेकिन फिर भी अभी आप जानते हैं कि 1950 से लेकर 1989 तक 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो सिर्फ एक सदस्य ही था। तो अगर यहाँ पे ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है तो जो पहले जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी था वो अध्यक्ष के तौर पर काम करेगा, मतलब वो अध्यक्ष होगा। तो यही यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और ये जो अधिकारी हैं, ये जो आयुक्त हैं दोस्तों, इनकी जो भी सेवा शर्तें हैं, इनका जो मतलब वेतन वगैरह है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो कार्यकाल वगैरह है, पद अवधि वगैरह इनकी, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये प्रावधान किया गया है। ये सामान्य बातें, ये आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये भी समझ लो, आज के टाइम पे की अगर मैं बात करूँ तो ये जो निर्वाचन आयोग है, ये जो चुनाव आयोग है दोस्तों, वो अब बहुसदस्यीय संस्था है। उसमें 3 सदस्य हैं। ठीक है, एक क्या है, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये दोनों मिलाकर 3 सदस्य आज के टाइम पर निर्वाचन आयोग में हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यहाँ पे आपको सारी बातें याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे इतना डीपली यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको सारी बातें याद भी हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, होते हैं, जिनके पास समान शक्तियाँ और अधिकार हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात बिल्कुल सिंपल है कि वर्तमान समय में अगर मैं बात की जाए तो जो निर्वाचन आयोग है उसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और उनके जो मतलब जो शक्तियाँ हैं, उनके जो कार्य हैं वो समान हैं, वो एक बराबर हैं, तथा उनके वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान है। ठीक है, उनके वेतन भी एक बराबर हैं और उनका जो भत्ता वगैरह भी जो उन्हें मिलता है, जो लाभ मिलते हैं, वो भी एक बराबर हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके मतलब समान हैं, उनके वेतन भत्ते वगैरह भी उनके
समान उन्हें दिए जाते हैं। इसके साथ ही ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। जैसे कि मान लो 3 सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं। अब 3 में से मान लो किसी चीज़ के ऊपर कोई मतलब मतभेद हो रहा है किसी विचार के ऊपर, तो ऐसे में 2 सदस्य जिस विचार पर अपना मत देंगे तो वो माना जाएगा। तो मतलब बहुमत से निर्णय लिया जा रहा है। इसके अलावा उनका कार्यकाल 6 वर्ष का है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसके बाद बात करी जाए दोस्तों, तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो मतलब निर्वाचन आयुक्त हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों का होता है, ठीक है, 6 सालों तक होता है। अगर मान लो उनकी आयु 65 वर्ष होती है तो 65 वर्ष तक ही वो अपने मतलब पद पर बने रहते हैं। तो दोनों में से जो चीज़ पहले होती है वो देखा जाता है। कहने का मतलब मान लो ऐसा सोच लो कि मान लीजिए कोई निर्वाचन आयुक्त है, 56 साल का है वो, ठीक है। अब 56 साल का है वो, तो जाहिर सी बात है कि इसकी 65 वर्ष की आयु होने में अभी काफ़ी साल बचे हैं, ठीक है। तो मतलब ये अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई निर्वाचन आयुक्त है जो कि 62 वर्ष का है। अब जाहिर सी बात है कि 3 साल बाद इसकी जो आयु है वो 65 वर्ष हो ही जाएगी। तो सिर्फ ये 65 वर्ष तक ही अपने पद पर बना रहेगा, जिसकी आयु मतलब इतनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ पहले हो, अगर आपकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाती है, निर्वाचन आयुक्त की आयु अगर 65 वर्ष हो जाती है तो वो अपने पद से हट जाएंगे। अगर उनका कार्यकाल या तो 6 साल पूरा हो जाता है तो फिर तब भी वो अपने पद से हट जाएंगे। तो जो भी चीज़ पहले होती है तो उसे देखा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बातें हैं, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ यहाँ पे हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें सिंपल हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप वैसे ही थोड़ा छोटे-छोटे नोट्स भी बनाते चलें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्रता से संबंधित कुछ उपबंध है, प्रावधान है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पद अवधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें कि निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनुच्छेद 324 में कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, वर्तमान समय में 3 हैं, ठीक है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है निर्वाचन आयोग में, तो उसकी जो पद अवधि है, जो काम करने का जो उसकी पद अवधि है, तो उसके दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान उसे अपने काम के लिए सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा कैसी है? तो उसे उसके पद से उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उसके पद से हटाना इतना आसान नहीं है, तो उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना उसके पद से, उसकी पोजीशन से इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब है कि उसे केवल दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों ही विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेंगे, उसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका जो पद है वो राष्ट्रपति की दया के ऊपर टिका हुआ नहीं है। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति की दया पर टिका नहीं है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात अब यहाँ पे की जा रही है। तो आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि मान लो किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, अब जो भी उसका कार्यकाल है, उसके कार्यकाल के दौरान
उसका उसका जो भी मतलब कार्यकाल है, उसके कार्यकाल के दौरान उसकी जो सेवा शर्तें हैं, जैसे कि उसका वेतन है, उसको जो सेवाएं दी जा रही हैं, जो भत्ते मिल रहे हैं, तो उसमें कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, आप बढ़ा सकते हो, उसको लाभकारी परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर जो प्रादेशिक आयुक्त हैं, तो उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ तक अभी हमने बात की कि स्वतंत्रता मतलब किस तरह की स्वतंत्रता अपने कार्यकाल के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें मिली हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। तो वो दोष क्या हैं, तो अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी अर्हता के बारे में संविधान में कुछ बातें मतलब निर्धारित नहीं की गई हैं। उनकी जो योग्यता होगी, अर्हता मतलब जो योग्यता होगी कि मतलब वो कानूनी रूप से विशेषज्ञ हों, या उनकी क्या मतलब शैक्षणिक स्थिति क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक उनका मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसकी कोई मतलब यहाँ पे बात नहीं की गई है। उनकी योग्यता की बात नहीं की गई है कि उन्हें कितना योग्य होना चाहिए, किस चीज़ में मतलब उन्हें मतलब विद्वता या वो किस चीज़ के मतलब विद्वान होने चाहिए, तो उनके मतलब योग्यता की बात नहीं की गई है। तो एक दोष ये है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता की बात नहीं की गई है, ये निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पद अवधि कितनी है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके जो सदस्य होंगे तो उनकी पद अवधि कितनी होगी। इसके अलावा संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त है और वो फिर रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद भी उसे नौकरी मिल सकती है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ऐसा प्रावधान की नॉर्मली किया जाता है ना कि जो रिटायर होने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलेंगी। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर सरकार है तो सरकार के अंडर में अगर नौकरी मिल रही है, निर्वाचन आयोग का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्हें रिटायर होने के बाद अगर सरकार के अंडर में भी नौकरी मिल सकती है, तो ऐसे में स्वतंत्रता और निष्पक्षता में कुछ कमी महसूस होती है। तो एक दोस्तों यहाँ पे दोष ये भी है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी नियुक्ति हो सकती है सरकार के अंडर में, जो निर्वाचन आयोग के जो मतलब सदस्य हैं उनके। इसके अलावा दोस्तों निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों व्यापक स्तर पर अगर हम बात करें तो 3 श्रेणियों में इनकी शक्ति और कार्यों को बांटा जाता है नॉर्मली। एक है प्रशासनिक की, प्रशासन से संबंधित कुछ कार्य हैं, कुछ शक्तियां हैं निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की, और कुछ सलाहकारी शक्तियां हैं। कई बार ये सलाहकारी संस्था के तौर पर भी कुछ कार्य करते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्य। या ये जो दोस्तों निर्वाचन आयोग है, कई बार वो अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर भी कार्य करता है। अर्ध न्यायिक का मतलब है न्याय से संबंधित कुछ कार्य हैं इसके। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे विस्तार से चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, इसको एक अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत कम शब्दों में आपको कई सारी बातें बताई गई हैं, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य हैं। तो देखिए दोस्तों संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। मतलब देखिए दोस्तों जो निर्वाचन क्षेत्र है इसका निर्धारण किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। संसद ने अधिनियम पारित किया हुआ है तो उसी के आधार पर ही करना है, लेकिन फिर भी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका निर्धारण किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, तो जिस क्षेत्र से कोई सांसद या कोई विधायक चुनकर आ रहा है तो उसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि जो पूरा भारत है दोस्तों, तो जब चुनाव होते हैं तो उसे मतलब पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है कि इस क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आएगा, इस क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आएगा। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, तो इस क्षेत्र से कोई एक एमएलए या एमपी चुनकर आएगा। इस क्षेत्र में मान लो 2 एमपी हैं, 2 एमएलए हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है, क्षेत्र कौन डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र से मतलब कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इसका निर्धारण जो किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जनसंख्या वगैरह का ध्यान रखा जाता है। जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या वगैरह को ध्यान में रखते हुए काफ़ी मतलब एक बड़ा प्रोसेस है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। एक बहुत बड़ा कार्य है इसका चुनाव आयोग का। इसके अलावा समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
मतलब दोस्तों जो जो मतदाता योग्य हैं वोट देने के, तो उनका नाम लिस्ट में डालना कि हाँ ये मतलब ये लिस्ट है और ये मतदाता हैं जो चुनाव में मतदान करने योग्य हैं। ठीक है, तो सूची वगैरह बनाई जाती है, उन्हें पंजीकृत किया जाता है। तो ये इसका कार्य है। इसके अलावा दोस्तों निर्वाचन की चुनाव की तिथि और समय सारणी, क्या टाइम टेबल है, किस दिन चुनाव है, तो ये निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा। नामांकन पत्रों का परीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है जो नामांकन पत्र होते हैं उसकी। इसके अलावा राजनीतिक दलों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें मान्यता कौन देता है, यही निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दी जाती है मान्यता। और उन्हें निर्वाचन चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसका बंटवारा भी वो भी निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करता है। न्याय एक तो यहाँ पे एक इसकी ये एक न्यायालय की तरह भी कई बार काम करता है। तो यहाँ पे बात आ गई यहाँ पर कि जैसे कोई विवाद है चुनाव चिन्ह को लेकर, मान लो कोई दो पार्टी हैं, 2 या 3 पार्टी हैं, तो उनके बीच में कोई विवाद है, तो इसको सॉल्व करता है, इसका समाधान करता है कौन, निर्वाचन आयोग। इसके अलावा निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। अगर कोई मान लीजिए चुनाव में कोई विवाद हुआ है, तो उसकी जांच के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। एक मतलब आचार संहिता को एक नियम बनाए जाते हैं कि मतलब क्या क्या नियम लागू होंगे चुनाव के समय, तो वो इसी के द्वारा किए जाते हैं, उसको लागू किया जाता है, निर्मित किया जाता है। निर्वाचन के समय यानी कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करना। ठीक है, ये भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों संसद सदस्यों की निर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। कहने का मतलब यह है कि संसद सदस्य मतलब किस रूप में योग्य नहीं है या अयोग्य हैं, तो इससे संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। और सेम यही चीज़ है कि वो राज्य स्तर पर राज्यपाल को सलाह देता है। जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य स्तर पर राज्यपाल को सलाह देता है कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो किस तरह से अयोग्य हो सकते हैं या क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक है, ये बात है। रिंगिंग, मतदान केंद्र को लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन यानी कि चुनाव को रद्द करना, ये भी इसका एक कार्य है, इसकी शक्ति है। अगर मान लो कोई गड़बड़ी होती है, निर्वाचन क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो गई, चुनाव के दौरान कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, मतदान के केंद्र को लूटा गया है, हिंसा हुई है, कोई दूसरी गतिविधि हुई है, तो ये उस क्षेत्र के चुनाव को रद्द भी कर सकता है। इसके अलावा निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण मतलब होता है पूरा देख रेख करना। ठीक है, ताकि जो चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से हो, निष्पक्ष हो। ठीक है, कोई गड़बड़ी ना हो। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मतलब इसका रोल है कि मान लीजिए किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वहाँ पर भी चुनाव आयोग अपनी मतलब सलाह देता है कि मतलब अपना मतलब एक निर्णय देता है कि क्या वहाँ पे अभी चुनाव कराए जाने चाहिए। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष हो गया राष्ट्रपति शासन को, तो 1 वर्ष के बाद वो मतलब बता सकता है, वो कह सकता है कि चुनाव कराने चाहिए या नहीं। मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा है, मान लीजिए किसी राज्य में कोई व्यवस्था है मतलब ठीक से चल नहीं रही है, तो कोई गड़बड़ी वगैरह है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब मान लो उस राज्य में कोई राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में चुनाव आयोग से कहा जाता है कि आप बताइए कि क्या वहाँ पर अभी चुनाव कराए जा सकते हैं उस राज्य में। तो दोस्तों ये इसका एक कार्य है, इसकी एक शक्ति है। इसके अलावा निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना या निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। इसके अलावा दोस्तों कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, कौन सी राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको जो दर्जा दिया जाता है तो वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाता है उनके प्रदर्शन के आधार पर। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे इसे देखिए। अभी हमने कार्य वगैरह की, शक्ति वगैरह की बात की, कम शब्दों में अधिक बातें की हैं हमने, ये ध्यान देना है यहाँ पर। और कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए एक उप निर्वाचन आयुक्त देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग का अपना एक सचिवालय भी होता है, तो सचिवालय में कार्यरत जो सचिव हैं, जो संयुक्त सचिव हैं, उप सचिव हैं
और जो अवर सचिव हैं, अलग अलग स्तर के ये सचिव हैं, इनके द्वारा सहायता मिलती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। तो दोस्तों ये एक थोड़ी सी यहाँ पे प्रक्रिया के तौर पर बताया गया है निर्वाचन आयोग की, मतलब जब निर्वाचन होते हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बातें की गई हैं। एक बात यहाँ पे ये है कि निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसकी सहायता के लिए यहाँ पे सचिवालय में कई सारे सचिव हैं, यहाँ पे ये बात है। इसके अलावा राज्य स्तर पर, अगर राज्य के स्तर पर अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय चुनाव निर्वाचन आयोग है, इसकी सहायता जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। ठीक है, जैसे राज्य स्तर पर कोई सहायता चाहिए होती है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को, तो उनकी सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। और जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, और फिर वो अपने नीचे से के स्तर के लिए भी निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे सामान्य बातें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप सामान्य बातें बस हल्का हल्का आप समझ लीजिए, यहाँ पे इतना इनफ होगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है वो काफ़ी मतलब बड़ा है। अगर इसे आपको सही से समझना है इस वाले टॉपिक को, तो इसे हमें काफ़ी डिटेल में कवर करना पड़ेगा, तभी आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमने कई बातें कर ली दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का क्या विज़न है, क्या गोल है, क्या इसके प्रिंसिपल हैं। देखिए, क्या दृष्टि है, क्या लक्ष्य है, क्या सिद्धांत है। निर्वाचन आयोग मतलब क्या मतलब उसका विज़न क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तो अब अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, विज़न मतलब दृष्टि यहाँ पर देखें तो निर्वाचन आयोग का दृष्टि यह है कि वह भारत और दुनिया में चुनावों के लिए एक उत्कृष्ट संगठन बने। वह इसे चुनावी प्रक्रिया में सक्रियता, सहभागिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देकर करना चाहता है। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग की एक दृष्टि है, उसका एक विज़न ये है कि निर्वाचन आयोग अपने आप को एक ऐसा संगठन बनाना चाहता है कि जो मतलब पूरी तरह सक्षम हो, और एक ऐसा मतलब निष्पक्ष बनाना चाहता है संगठन कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पूरी तरह अच्छे से करवा पाए। आप यूँ कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, वो चुनाव के क्षेत्र में वो एक उत्कृष्ट संगठन बनना चाहता है। एक बहुत अच्छा संगठन बनना चाहता है भारत और दुनिया के लेवल पर। ठीक है, एक बहुत अच्छा मतलब उत्कृष्ट संगठन बनना चाहता है, ये इसका एक विज़न है। और यही है कि चुनावी प्रक्रिया में सक्रियता, सहभागिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देकर वो ऐसा करना चाहता है कि सक्रियता दिखाए, सहभागिता हो सही से चुनाव आयोग की। ठीक है, ये बातें हैं। इसके अलावा लक्ष्य, निर्वाचन आयोग का लक्ष्य यह है कि वह भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और स्वायत्तता को सुरक्षित रखें। तो निर्वाचन आयोग का लक्ष्य क्या है, तो निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग का लक्ष्य ये है कि भारत की जो स्वतंत्रता है, जो अखंडता है, जो स्वायत्तता है, वो सुरक्षित रहे, उस पर किसी तरह का मतलब वो खतरे में ना पड़े। वह चुनावों में सभी हितधारकों जैसे मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवार और जनता की उपलब्धता, संतुलन और नैतिक सहभागिता को यकीनी बनाता है। वह निष्पक्ष, निर्दोष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानकों का पालन करता है, ताकि सरकार और चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो। तो लक्ष्य दोस्तों यही है निर्वाचन आयोग का कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत में करवाना चाहता है। सभी जो हितधारक हैं उनकी सही तरीके से भागीदारी हो। ठीक है, सही तरीके से एक संतुलित, एक नैतिक सहभागिता हो, तो ये इसको बढ़ावा देना चाहता है। निष्पक्ष, निर्दोष और पारदर्शी चुनाव कराना चाहता है। इसका यही लक्ष्य है कि वो निष्पक्ष, निर्दोष और पारदर्शी चुनाव करवाए, और एक उच्चतम, एक बहुत अच्छे मानक, एक अच्छे नॉर्म्स सेट करें। और जो चुनावी प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें विश्वास को मजबूत किया जाए। जैसे कि आप आए दिन देखते होंगे कि कई बार चुनाव आयोग के ऊपर कई तरह के कई बार कहा जाता है कि चुनाव जो हो रहे हैं उसमें कई तरह की गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, और कई बार चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर भी वैसे आजकल कई तरह के डिबेट हो रही है नियुक्ति को लेकर। उच्चतम न्यायालय में कई बार याचिकाएं भी दायर की जा रही हैं। वो चीज़ चलो अलग बात है वो, लेकिन कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि कहीं पर कोई चुनाव हुआ तो उसमें कई बार कहा जाता है कि जो मशीनें हैं, जो ईवीएम मशीन है, उसमें कोई गड़बड़ी है। तो ऐसे कई बार कई तरह के सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर यही है कि निर्वाचन आयोग का एक लक्ष्य यही है कि वो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करना चाहता है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। इसका सिद्धांत भी है। तो क्या सिद्धांत है इसके, तो देखिए दोस्तों, संविधान में दिए गए समानता, न्याय, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को
बरकरार रखना इसका एक सिद्धांत है। निर्वाचन आयोग निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए कानून के अधीन रहना। चुनावों को विश्वसनीय, स्वतंत्र, शुद्ध, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और स्वायत्त और पेशेवर दृष्टिकोण से कराना, मतलब एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये बात है। ठीक है। चुनाव प्रक्रिया में सभी योग्य नागरिकों की समावेशी और मतदाता केंद्रित और मतदाता स्नेही भागीदारी को सुनिश्चित करना। चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के सहयोग और समन्वय करना। चुनाव प्रक्रिया के बारे में सभी हितधारकों में जागरूकता फैलाना। जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में जो सभी हितधारक हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वोट देने वाले वोटर्स हों, तो उनको जागरूक बनाना, उनमें जागरूकता फैलाना। देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वास और भरोसे को बढ़ाना। चुनावी सेवाओं के प्रभावी और पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन का विकास करना, मतलब लोगों को जागरूक बनाना, मानव संसाधन का विकास करना। चुनावी प्रक्रिया के सरल और सुचारू निर्वहन के लिए उत्तम संचालन तैयार करना। चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में सुधार और के लिए तकनीकों का उपयोग करना, मतलब समय समय पर मतलब जो भी सुधार हो सकते हैं तो सुधार की प्रक्रिया को अपनाना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले मतलब एक बक्सा होता था, एक बॉक्स होता था, उसमें मतलब वोट के एक पर्ची भरी जाती थी, फिर वोट मतलब बैलेट पेपर को मतलब डाला जाता था बॉक्सेस में। फिर अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, ईवीएम मशीन आ गई हैं, मतलब तकनीक आ रही है ना, सुधार अपनाए जा रहे हैं। तो सुधार प्रक्रिया को अपनाना ये भी इसका एक सिद्धांत है। ठीक है। आदर्श और लक्ष्य की श्रेष्ठता को पूरा करने के लिए नवाचारी प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करना। नवाचारी वही मतलब है कि यहाँ पे जो इनोवेशंस वगैरह होते हैं उसको अपनाना। देश की चुनाव व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन और संरक्षण देना। तो यहाँ पे कई सारे दोस्तों यहाँ पे इसके सिद्धांत हैं। ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे यही है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, नई तकनीकों को अपनाना, जो इनोवेशंस हैं उनको अपनाना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना, लोगों में मतलब विश्वास जगाना, लोगों को जागरूक बनाना, तो यही इसके सिद्धांत हैं। तो आई होप यहाँ पे हमने इसका विज़न देख लिया, क्या गोल हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, तो हमने इसको देख लिया। चुनाव आयोग से संबंधित इन बातों को हमने यहाँ पे समझ लिया। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, हार्ड नहीं है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। बस अगर मैं रीड करके आपको हल्का सा बता भी दूंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। निर्वाचन आयोग को चुनावों को निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण और पालन करवाना होता है, लेकिन कई बार राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है। इसमें धन, शक्ति, धर्म, जाति, भाषा और भ्रष्टाचार शामिल हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आचार संहिता है इसका कई बार उल्लंघन होता है। तो जो चुनाव आयोग है उसके समक्ष एक चुनौती ये है दोस्तों कि चुनाव आयोग का मतलब यही काम होता है कि वो आचार संहिता चुनाव के टाइम पे बनाता है ताकि निष्पक्ष और सही तरीके से चुनाव हो सके, और वो चाहता है कि सभी जो हितधारक हैं वो आचार संहिता का पालन करें। लेकिन कई बार इस आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, कई बार अत्यधिक धन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। धर्म, जाति, भाषा, भ्रष्ट जैसे मतलब मुद्दों पर मतलब चुनाव में कई बार धर्म, जाति, भाषा जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं या कई दूसरे तरीके से भ्रष्टाचार देखा जाता है, तो ये एक चुनौती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग को चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग के साथ मिलकर काम करना होता है, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप, विकास के आनुपातिक बंटवारे, जनसंख्या के अनुरूप निर्वाचकों की संख्या और जनगणना के आधार के अभाव की समस्याएं आती हैं। मतलब दोस्तों एक चुनौती ये है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जो मतलब निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड किए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तो इसमें भी कुछ समस्याएं चुनाव आयोग को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो परिसीमन आयोग है उसके साथ मिलकर काम करना पड़ता है चुनाव आयोग को। इसके साथ ही दोस्तों निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची को निरंतर अद्यतन मतलब होता है नवीनतम बनाए रखना, अपडेट रखना होता है, लेकिन कई बार इसमें गलतियां, अवैधताएं, दोहराव और अनाधिकृत हटाव और जोड़ने के मामले सामने आते हैं। मतलब जो मतदाता सूची होती है दोस्तों उसमें भी कई बार मतलब जो मतदाता सूची होती है इसमें भी कई बार गलतियां देखी जाती हैं। देखिए, मतदाता सूची को अपडेट रखना पड़ता है चुनाव आयोग के द्वारा, मतलब इसे अपडेट रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारी गलतियां देखी जाती हैं।
चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, उन्हें मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह देना और उनके वित्तीय लेखा जोखा की जांच करना होता है। लेकिन कई बार इसमें अनेकता, अस्पष्टता, अनियमितता और अनुचित व्यय, अवैध आय और खर्च के मामले उभरते हैं। तो ये भी एक इसकी समक्ष चुनौती है। इसके अलावा चुनाव आयोग को चुनावी विवादों का निराकरण करना होता है, यानी कि निवारण करना होता है, समाधान करना होता है चुनावी विवादों का। लेकिन कई बार इसमें न्यायिक देरी, अधिकार के दावे, विरोधी पक्ष के दबाव, अवैध रूप से मतदान या मतगणना रोकने के प्रयास और चुनाव परिणामों की चुनौती देने के मामले देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये सारे दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयोग के समक्ष ये सारी चुनौतियाँ हैं। तो हमने यहाँ पे चुनौतियों को देख लिया कि निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे समझा इसे। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हमने काफ़ी बातें कर ली चुनाव आयोग से संबंधित। निर्वाचन आयोग कह लो या चुनाव आयोग कह लो, आप कुछ भी मतलब लिख सकते हो। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित हमने कई सारी बातें की यहाँ पर। आई होप सारी बातें यहाँ पे आपको क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।